हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 12 सीबीएसई कॉमर्स क्वेस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं, सेफ हैं। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस 12 सीबीएसई कॉमर्स क्वेस्ट। यहाँ पर हम आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके चैप्टर के 12th के वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आपके लिए प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर सॉल्यूशंस हैं वो लेकर आते हैं ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। आप क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो और ज़्यादा बेटर कर सकें। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि आप अपने 12th बोर्ड एग्जाम्स को बहुत अच्छे से क्रैक करें, जिसमें ये क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। साथ ही साथ हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपके लिए रोज़ लेकर आते हैं ताकि आप पूरे चैप्टर की जो समरी है क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में देख सकें, अपने चैप्टर को क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में रिवाइज कर सकें। So here I am, Ruchi Hardenia, and I'll be taking your subject Business Studies on Unacademy. So आप सब जानते हैं अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर सीबीएसई क्लास 12 का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है उसके साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब आपकी लाइव क्लासेस के जो बैचेस हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। आपके क्लास 11th के, क्लास 12th के, 9th के, 10th के सभी क्लासेस के आपके जो न्यू बैचेस हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब अनअकैडमी अपनी अनइंटरप्टेड स्टडीज़ के लिए, अपने एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए अनअकैडमी के नए बैचेस को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस इट वंस अगेन दैट अनअकैडमी ने जैसे अपना 12 सीबीएसई कॉमर्स क्वेस्ट जो चैनल है वो लॉन्च किया था, वैसे ही अपने 3 और नए चैनल जो है अनअकैडमी ने लॉन्च किए हैं। 11 सीबीएसई आर्ट्स क्वेस्ट, 11 सीबीएसई कॉमर्स क्वेस्ट एंड 11 सीबीएसई साइंस क्वेस्ट। हमने किसी भी स्ट्रीम को पीछे नहीं छोड़ा है। सभी स्ट्रीम्स के जो बैचेस हैं वो अनाउंस हो जाएंगे बहुत जल्दी। हम यहाँ पर क्वेस्ट में अगेन जैसा कॉमर्स क्वेस्ट में चल रहा है सेम एज हम आर्ट्स क्वेस्ट में और साइंस क्वेस्ट में 11th के जो है वो करेंगे। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर जो है उस पर डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट सिलेबस जो है आपका वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ एग्जाम स्ट्रैटेजीज पर भी डिस्कशन करेंगे, किस तरह आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है, क्या बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है आपकी प्रिपरेशन का, उन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। सो 11th के भी आप सीबीएसई क्वेस्ट चैनल जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। सो प्लीज डोंट वेट, 11th क्लास स्टूडेंट्स ऑल्सो प्लीज डोंट वेट, गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी एंड प्लीज फॉलो दीज चैनल्स ऑन यूट्यूब ऑल्सो। सब्सक्राइब करें, ओके। अब अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन में लेते हैं तो आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, जहां आप अपने एजुकेटर के साथ कनेक्ट होकर के अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं ऑन गोइंग क्लास में ही। देन लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को आप अटेम्प्ट करके अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कितना लर्न किया है, कितने कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए और आप उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। देन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यहाँ आपको मिलते हैं, जिसमें आपका कोर्स जो है इस तरह फॉर्मुलेट किया गया है कि हम आपके एग्जाम्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें विद अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ आपको हमारी सभी वीडियोस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। मींस आप कहीं पर भी कभी भी अनअकैडमी की लाइव क्लासेस देख सकते हैं और अगर आपकी लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाती हैं और उसे आप जब चाहे दोबारा देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। सो इजंट इट गुड? देन अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए लाइव क्लासेस मिलती हैं, वो भी फ्री। 1 टाइम सब्सक्रिप्शन में आपकी सारी लाइव क्लासेस फ्री हो जाएंगी और आपको चांस मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे, जिनकी क्वालिफिकेशन, उनकी नॉलेज, उनके गाइडेंस के थ्रू आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना है। उसके साथ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मीन्स यहाँ हम आपका सिंगल सब्जेक्ट कवर नहीं करते हैं, यहाँ हम आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। आपके सारे सब्जेक्ट्स पर इक्वल जो है वो फोकस किया जाएगा, आपके सारे सब्जेक्ट्स की इक्वल प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाएगी।
देन आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। आप चाहें तो टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये जो लिंक आपको दिख रहा है ये टेलीग्राम ऐप में आपको पेस्ट करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ज्वाइन और आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको क्लास 12 का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन जो प्लान है उसके बारे में बता देती हूँ। अगर आप क्लास 12 का जो सीबीएसई सब्सक्रिप्शन देखें, अगर 6 मंथ्स का आप उसका प्राइस देखते हैं तो वो 10,000 रुपीज़ होता है, ठीक है। और अगर 6 मंथ्स के प्राइस में अगर आप 1 मंथ की फी और ऐड करते हैं 2,500 रुपीज़, तो आपका 12 मंथ का प्लान बन जाता है जो कि होता है 12,500 रुपीज़ का। मीन्स अगर 6 मंथ के प्लान में आप 1 मंथ की फी और ऐड करते हैं तो आप 12 मंथ्स के बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप ये नीचे दिया हुआ कोड RUCHI वो यूटिलाइज करते हैं तो आपको मिलता है इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट फ्रेंड्स, और आपका 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन का प्राइस हो जाता है 11,250 रुपीज़ ओनली। और अगर आप इसे मंथली कन्वर्ट करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो बहुत मिनिमम अमाउंट है जो आप स्पेंड कर रहे हैं, ओनली 938 रुपीज़ पर मंथ। और इसमें आपको सब मिल रहा है लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेज और इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका, साथ ही साथ सारे लाइव वीडियोस का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल रहा है और अनइंटरप्टेड प्रिपरेशन जो है आप अपने एग्जाम की वो कर सकते हैं। सो गाइज प्लीज गो डाउनलोड अनअकैडमी एंड सब्सक्राइब, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू यूज कोड RUCHI फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ऑलराइट, Now let's start with today's topic. Today's topic is financial management. आज हम financial management के कुछ important questions जो है उस पर discussion करने वाले हैं. Okay. So here's the question number 1. Discuss the 2 objective of financial planning. Financial planning के हमें 2 objectives discuss करने हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको एक इमेज के थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग के जितने भी 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। पहले हम उस पर बात करते हैं। 6 ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले है डिटरमाइनिंग करंट फाइनेंशियल स्टेटस। हमारी कंपनी का करंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है। सेकेंड, डिटरमाइनिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारी कंपनी में हमें कितने कैपिटल की ज़रूरत है। देन थर्ड, फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज़। अब हमें फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनानी है कि हमारे पास जो फंड्स हैं हम उसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे, फुलर यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। देन वी विल गो फॉर रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम रिस्क मैनेजमेंट भी करते हैं कि कहाँ हमारी रिस्क जो है इन्वेस्टमेंट की वो कम हो सकती है। अगर हमारी रिस्क ज़्यादा होती है तो हम कैसे उन सब सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, हम अपने फंड्स जो है वो कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, कि रिस्क जो है वो रिड्यूस हो सके। रिस्क ज़्यादा है तो हम उस रिस्क कंडीशन को कैसे कोप अप कर सकते हैं। देन डिटरमाइनिंग पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर। हम अपनी कंपनी का इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, हम कैपिटल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी, ये सब हमें फाइंड आउट करना होगा। देन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स। हमें अपने जो रिसोर्सेज कम है उनका पहले फुलर यूटिलाइजेशन करना होगा ताकि उनका कोई वेस्टेज ना हो। अगर हम अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, और वो ऑलरेडी स्कार्स हैं। जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, जो कम हैं, हमें सबसे पहले उनका सही और पूरा इस्तेमाल करना है। तो ये किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग के जो हैं आपके 6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओके, अब यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव्स की बात हुई थी तो मैं आपको यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव्स जो है वो भी बता देती हूँ जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं इस फ्लो चार्ट को बनाने के बाद। फर्स्ट, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। ऑब्जेक्टिव जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का, हमें ये देखना होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो कैसा है, हमारी कंपनी का साइज़ कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें कब और कितने फंड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हमें प्रॉपरली पहले ही मैनेज करके रखना होता है क्योंकि फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है वो हमें कभी भी हो सकती है। तो वो हम कहाँ से मैनेज करेंगे ये हमें इसमें देखना है। देन सरप्लस मनी शुड बी यूज्ड इन बेस्ट मैनर। अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ भी आप इन्वेस्ट करने वाले हैं आपको ये देखना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए, ताकि आप और ज़्यादा जो है सेविंग्स के थ्रू, अपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू उस पैसे को इंक्रीज
कर सकें। तो सरप्लस मनी अगर आपके पास है तो आपको उसको कहाँ यूटिलाइज करना है ये भी आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये 2 फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप ऐसा आंसर में लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क, व्हाई डज इट अराइज। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन कंपनी इज नॉट एबल टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस such as interest payment, preference, dividend and repayment obligations। अब फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है? जब कंपनी की कंडीशन ऐसी हो जाए कि कंपनी अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल ना कर पाए। जैसे कंपनी को इंटरेस्ट का लोन दिया है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, वो नहीं कर पा रही है कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंपनी वो नहीं कर पा रही है, या और कोई रिपेमेंट का ऑब्लिगेशन है। तो अगर कंपनी वो नहीं कर पा रही है दैट मीन्स कंपनी किसमें है? फाइनेंशियल रिस्क में है। इट अराइजेज व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेज। अभी कब आती है सिचुएशन? ये तब आती है जब प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट जो है वो बढ़ जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर में। मींस हमने बहुत ज़्यादा डेप्ट लिया हुआ है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है और कर्ज होगा तो रिपेमेंट इंटरेस्ट जो है रिपेमेंट पर वो ज़्यादा जाएगा। इस सिचुएशन में कंपनी फाइनेंशियल रिस्क में आ सकती है क्योंकि हमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट चार्जेस ऑन डेप्ट अलॉन्ग विद प्रिंसिपल अमाउंट ये ज़्यादा होंगे। इस वजह से कंपनी क्या होगी? फाइनेंशियल रिस्क में होगी। नाउ नेक्स्ट, फाइंड अ करंट एसेट, गिव 4 एग्जांपल ऑफ सच एसेट्स। ओके, so current assets are those assets which are retained in the business with the purpose to convert them into cash within a short period। अब देखो, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हम बिजनेस में लगाते हैं और सोचते हैं कि जरूरत पड़ेगी तब हम इनको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। लाइक हमने गुड्स परचेज किए सेल करने के लिए, कि गुड्स को हम जब सेल करेंगे तो ये क्या बनकर आएंगे? कैश बनकर आएंगे, इससे हमें प्रॉफिट होगा। या डेटर्स जो हैं हमारे वो कैश में कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं कि जिसको हमने उधार दिया है उससे हम रिकवर कर लें, या हमारे जो बिल्स रिसीवेबल है उसके अगेंस्ट में हमारे पास पैसा आ जाए। तो ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स के मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए, लाइक कैश है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, इन्वेंट्री क्योंकि आप जो मटेरियल आपके पास रखा है वो सेल करोगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं आपकी कि आपने कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर ज़रूरत पड़ने पर अगेन उसको सेल कर दिया तो आपके पास कैश हो गया, लिक्विडिटी हो गई। तो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये सब आपके किस में आते हैं? करंट एसेट्स में आते हैं। ठीक है, ये सब आपके किस में आएंगे? करंट एसेट्स में आएंगे। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन 3 बोर्ड फाइनेंशियल डिसीजन। व्हाट आर दीज? फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो 3 बेसिक डिसीजंस पर बेस्ड होता है। वो क्या है वो हमें बताना है। तो फाइनेंशियल डिसीजन बेसिकली 3 डिसीजंस होते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक है फाइनेंसिंग डिसीजन और एक है डिविडेंड डिसीजन। इन 3 डिसीजंस पर फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी 2 तरह के डिसीजन हमें लेने होते हैं, एक होता है कैपिटल बजटिंग और एक होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन में भी 2 तरह के जो हमारे डिसीजन होते हैं वो होते हैं, एक होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, और एक है डिविडेंड डिसीजन जो सिंगल होता है। ठीक है, इसके कोई भाई बहन नहीं होते। सो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग क्या होती है? जब हम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं कि हमें बिल्डिंग लेनी है, मशीनरी लेनी है, ठीक है, आप सब जानते होंगे फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। फिर जब हम करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, करंट एसेट्स अभी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जब देखते हैं जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकें तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजंस या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वो वर्किंग कैपिटल हो जाती है हमारी। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखो डिसीजन ऑन टाइप ऑफ सोर्स, पीरियड ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड रिटर्न्स देयरबाय। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम किस तरह के सोर्स से जो है फाइनेंस लेने वाले हैं, हम डेब्ट पर जाने वाले हैं, इक्विटी पर जाने वाले हैं, कितने टाइम के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत है, उन सबको डेब्ट को लाने में हमारी कितनी कॉस्ट जा रही है, इक्विटी को इशू करने में हमारी कितनी कॉस्ट जा रही है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हम वो मेजर करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में। सेकेंड है डिसीजन विद रिगार्ड्स टू नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें नेट प्रॉफिट हुआ है तो हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो हम देखते हैं।
एंड फाइनली डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो उसको कितना प्रॉफिट जो है वो रिटेन करना है, कितना प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के थ्रू बांटना है, ये सब डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। तो ये सारे डिसीजंस कंप्लीटली किस में आते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन में आते हैं। ऑलराइट, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और आप लोगों को अगर ज़्यादा डिटेल में स्टडी करनी है तो आप लोग प्लीज़ क्लास 12 का CBSE सब्सक्रिप्शन जो है प्लस वो लीजिए, हम वहाँ पर हर चैप्टर को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so how does working capital affect both the liquidity as well as profitability of a business? अब ये पूछ रहा है कि working capital liquidity के साथ साथ profitability को कैसे affect करता है। So let's see. Working capital of a business refers to excess of current assets. वर्किंग कैपिटल बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है, मतलब हमारे पास कितने करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स मतलब कितना हमारे पास कैश इन हैंड है, डेटर्स हमारे कितने हैं, स्टॉक हमारे पास कितना है, ठीक है। ओवर करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मीन्स हमारी जो जिम्मेदारियां, हमारा जो कर्ज है उसके ऊपर हमारे पास कितना वर्किंग कैपिटल है, कितना कैश इन हैंड है, ये हमें देखना होता है। So working capital affects both the liquidity as well as profitability of the business. Working capital क्या करता है, दोनों को affect करता है। कैसे? As the amount of working capital increases, the liquidity of the business increases. जैसे जैसे वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी लिक्विडिटी बिजनेस की बढ़ जाएगी। वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, कैश इन हैंड। जब हमारे पास ऑलरेडी कैश इन हैंड है मतलब हमारे पास लिक्विडिटी है, ठीक है। जब हमारे पास डेटर्स हैं दैट मीन्स हमारे पास लिक्विडिटी है। जब हमारे पास स्टॉक है तो हम उसको सेल कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास लिक्विडिटी है। तो जैसे जैसे वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी कंपनी की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। However, since current assets offer low return with the increase in working capital, the profitability of the business falls. अब देखो करंट एसेट्स पे रिटर्न जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर डेटर्स जो है हमारे, हम उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मांग रहे होंगे, उनसे बहुत कम इंटरेस्ट जो है हमें मिल रहा होगा बदले में। तो अगर हमारा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि रिटर्न जो है वो क्या है, लेस है। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, करंट एसेट्स ऑफर लो रिटर्न विद द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस फेल्स। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। Now next question. What is working capital? How it is calculated? Discuss 5 important determinants of working capital requirement. Okay. Working capital क्या होती है वो यहाँ दिया है। Working capital is the amount of funds necessary to cover the cost of operating the enterprises. किसी भी एंटरप्राइज की ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर करने के लिए, लाइक प्रोडक्शन के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो हम कॉस्ट लेकर आते हैं उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जो हमारे काम को करने में, ऑपरेट करने में जो कॉस्ट आती है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इट इंक्लूड दोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। वर्किंग कैपिटल में वो एसेट्स आते हैं, वो लाइबिलिटीज आती है हमारी जिसको हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप पढ़ ही चुके हैं। अब जो फॉर्मूला है जैसे हाउ इट इज कैलकुलेटेड, तो यहाँ बताया है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, वर्किंग कैपिटल हो गई। मीन्स आपकी करंट एसेट्स, आपकी प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, कैश, इनका पैसा जो है उसमें से आप अपने वेजेस, रेंट और यूटिलिटीज को लेस कर देंगे तो आपका कैश, शॉर्ट टर्म डेट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बेसिस पर आपको क्या मिलेगी, आपकी वर्किंग कैपिटल मिल जाएगी। नाउ 5 इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की हम वर्किंग कैपिटल किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो है टाइप ऑफ बिजनेस। सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारा बिजनेस किस तरह का है और उस बिजनेस में हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, हमारे पास कितना करंट एसेट्स और कितनी लाइबिलिटीज हमारी हो सकती हैं। देन स्केल ऑफ ऑपरेशन, हम लार्ज स्केल पर कर रहे हैं ऑपरेट तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। अगर हम मीडियम टर्म पर कर रहे हैं तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि हमें रॉ मटेरियल जो ज़्यादा स्टॉक नहीं करना पड़ेगा। देन फ्लक्चुएशन इन बिजनेस, हमारे बिजनेस में फ्लक्चुएशन जो है वो ज़्यादा आते हैं, वीकली आते हैं, मंथली आते हैं या सीजनल आते हैं। तो अगर सीजन हाई है तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो हमें उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। और अगर पूरे साल जो है हमारा स्टेबल रहता है तो हमें स्टेबल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल क्या है
हमारा प्रोडक्शन जो है वो कैसा है, हमारा प्रोडक्शन साइकिल स्टेबल है, हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, लार्ज में कर रहे हैं, शॉर्ट में कर रहे हैं, प्रोडक्शन साइकिल हमारा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। अगर डिस्टर्ब होगा तो वर्किंग कैपिटल भी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। देन ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस, ग्रोथ अगर आपको करनी है तो आपको अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मल्टीपल चैनल्स पर काम करने वाले हैं, अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स पर काम करने वाले हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं हम डिस्कस किए हैं, जो लाइक वर्किंग कैपिटल क्या होती है वो यहाँ बता दिया है, देन हाउ इट इज कैलकुलेटेड वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, देन 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वो मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ कि 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज एसेंशियली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। ओके, कमेंट, capital structure refer to the combination of different financial source used by a company for raising funds। अब कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे, हम डेट में भी या ओनर्स फंड में भी जा सकते हैं और हम बोरोड फंड पर भी जा सकते हैं। 2 कैटेगरीज हैं यहाँ पर, देखो 2 कैटेगरीज एज बोरोड फंड्स एंड ओनर्स फंड। Borrowed funds are in the form of loans, debentures, borrowings from banks, public deposit etc. Borrowed funds क्या होते हैं, जो हमने उधार लिए, लोन है हमारा, डिबेंचर्स है, बोरोइंग्स है बैंक से, पब्लिक डिपॉजिट्स है। दूसरी तरह ओनर फंड क्या होता है, ओनर फंड हो गया हमारा रिजर्व्स या रिटेन्ड अर्निंग्स जिसको हम बोल सकते हैं, प्रीफरेंस शेयर्स हो गए हमारे, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल हम इशू कर रहे हैं वो हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स हमारी हो गई, तो ये ओनर्स फंड हो गया, ये हमारा खुद का फंड है। So capital structure refers to the combination of borrowed fund and owners fund, दोनों का combination होना चाहिए। For simplicity, all borrowed funds are referred as debt and all owner funds are referred as equity। सिंपल सी बात है कि जो borrowed fund है वो क्या है, हमारे ऊपर डेप्ट है, कर्जा है, हमें उन्हें रीपे करना है, और ओनर्स फंड क्या है, हमारा अपना पैसा है, तो वो क्या हो गया, इक्विटी हो गई, ठीक है। सो दस कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बनाता है, डेप्ट एंड इक्विटी बनाता है, ठीक है। द कैपिटल स्ट्रक्चर यूज बाय द कंपनी डिपेंड्स ऑन द रिस्क एंड रिटर्न्स। अब देखो कंपनी डेप्ट लेगी या इक्विटी की तरफ जाएगी, ये इस चीज पर डिपेंड करता है अगेन कि कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है तो वो डेप्ट की तरफ जा सकती है, क्योंकि वो रिपेमेंट कर सकती है, ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकती है, ठीक है। कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर लो है, इंटरेस्ट से कम है, तो उसको इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी रिस्क होती है, दोनों के अपने अपने प्रॉफिटेबिलिटी कंसिडरेशन है, ठीक है, वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। वाइल ऑन वन हैंड डेप्ट इज चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बट इन्वॉल्व्स ग्रेटर रिस्क, on other hand equity is comparatively expensive, they are relatively safe and debt is related to high risk। अब देखो इक्विटी एक्सपेंसिव है लेकिन रिस्क जो है उसमें कम है, और जो डेब्ट है वो सस्ता है लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि रीपेमेंट आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में बेसिकली हम 2 चीज़ों की बात करते हैं, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ओनर्स फंड इक्विटी, बोरोड फंड डेब्ट, और ये कंपनी के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है कि कंपनी इक्विटी की तरफ जाएगी या कंपनी डेब्ट की तरफ जाएगी। ओके, The cost of debt is less because it involves low risk for lenders as they earn an assured amount of return। अब कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्यों कम होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें assured amount of return मिलता है, हमें रिटर्न जो है वो करना ही है। So they require a low rate of return which lowers the cost to the firm। अब इससे क्या होगा कि लो रेट ऑफ रिटर्न होगा तो देने वालों को कॉस्ट कम पड़ेगा, ठीक है, वो कम कॉस्ट में भी दे देंगे। इन एडिशन टू दिस द इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इज डिडक्टेबल फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। दूसरा, इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे डेब्ट पर वो आपके टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा। So interest that is to be paid to the debt security holders deducted from the total income before paying the tax। आप जब टैक्स पे करने जाएंगे तो आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है डेब्ट पर वो रिड्यूस हो जाएगा। Thus higher return can be achieved through a debt at a lower cost। अगर आपको हायर रिटर्न्स चाहिए तो आपको डेब्ट कैसा चाहिए, आपको उधारी कैसी चाहिए, सस्ती चाहिए, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी इज एक्सपेंसिव, इट इन्वॉल्व्स सर्टेन फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट आती है क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टस करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बहुत सारी कॉस्ट आती है। देन डिविडेंड्स आर पेड टू द शेयर होल्डर्स आउट ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट।
टैक्स पे करना पड़ेगा और टैक्स के बाद आप डिविडेंड जो है वो पे करेंगे शेयर होल्डर्स को, तो ये भी कॉस्टली हो जाएगा। दो डेप्ट इज चीपर, हायर डेप्ट रेजेस द फाइनेंशियल रिस्क। डेप्ट सस्ता है लेकिन फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा देता है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट डेप्ट इन्वॉल्व्स ऑब्लिगेटरी पेमेंट्स। डेप्ट में आपको पेमेंट करना ही है, ठीक है। डिफॉल्ट पेमेंट जो है इंटरेस्ट का वो भी आपको करना है, इससे आपकी लिक्विडेशन जो है फर्म की वो बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप डिविडेंड पे करना चाहें तो करेंगे और किसी टाइम आप पेमेंट नहीं करना चाहते हैं डिविडेंड का तो ना करें, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है ये डिस्कस कर सकते हैं कि कंपनी को किस तरफ जाना है, डेब्ट की तरफ जाना है या इक्विटी की तरफ जाना है। ओके, सॉरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a capital budgeting decision is capable of changing the financial fortunes of a business। कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है किसी भी कंपनी का जो फॉर्चून है वो चेंज कर सकते हैं। डू यू अग्री, वाई और वाई नॉट? ओके, एक तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब भी आपसे आप पूछा जाए डू यू अग्री, आपका जजमेंट पूछा जाए, तो आपको हमेशा जो भी आपका आंसर है, अग्री है, डिसअग्री है, येस है, नो है, उसके साथ आपको एक सूटेबल रीज़न जो है वो प्रोवाइड करना ही है। अगर आप नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो येस, capital budgeting decision is very essential decision which needs to be taken carefully. It has the capability of changing the financial fortunes of a business. Now how? कैसे? Capital budgeting decisions refers to the decisions regarding the allocation of fixed capital, कि हमें fixed capital किस तरह करनी है, टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, मशीनरीज कहाँ लगानी है, बिल्डिंग में कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसके साथ साथ हमें कौन कौन से नए एसेट्स हैं वो परचेस करने हैं, एक्सपेंशन हमें किस तरह करना है, मॉडर्नाइजेशन हम किस तरह कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट किन मशीनरीज का करना है, ये हम डिसाइड करते हैं इसमें। तो ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाता है। सच लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्लूड परचेजिंग प्लांट एंड मशीनरी। इसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि हमें प्लांट और मशीनरी खरीदनी है, फर्नीचर खरीदना है, लैंड या बिल्डिंग खरीदनी है, या हमें कोई नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना है। मॉडर्नाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है, जिनके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हो बिजनेस पर, और उससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। तो हमें फाइनली ये डिसाइड करना होता है कि हम जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं वो कहाँ लगने वाला है, वो किस तरह लगने वाला है, उससे हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और रिस्क कितनी है, ये सब कैपिटल बजटिंग में हमें एनालाइज करना होता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो हैं वो बताने हैं। सो डिविडेंड डिसीजन ऑफ अ कंपनी डील्स विद द पोर्शन ऑफ द profits is to be distributed as dividend between the shareholders and what portion has to be kept as retained earning। ठीक है, यहाँ पर डिविडेंड डिसीजन किस पर डिपेंड कर रहा है, शेयर होल्डर्स पर, ठीक है, और कि कितना हमें रिटेन्ड अर्निंग्स रखनी है इस चीज़ पर करता है। तो यही जो फैक्टर्स हैं वो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने वाले जो पॉइंट्स है उसमें हो सकता है, लाइक मैं आपको बता देती हूँ, एक हो सकता है साइज ऑफ बिजनेस, साइज, ठीक है, साइज ऑफ बिजनेस। देन दूसरा जो है वो आपका हो सकता है, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, ऑलराइट। उसके अलावा ओके, इट्स नॉट विजिबल, फाइन, लेट मी इरेज इट। साइज ऑफ बिजनेस हो सकता है आपका, नेचर ऑफ बिजनेस हो सकता है। देन उसके अलावा जो डिविडेंड डिसीजन है आपको वो देखना है कि आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके डिविडेंड डिसीजन पर डिपेंड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और मैंने आपको चार्ट जो है वो दिया है डिविडेंड डिसीजन वाला, वो आप देख सकते हैं
लाइक लीगल पोजीशन जो है वो कंपनी की स्ट्रांग होनी चाहिए। इन्फ्लेशन को देखकर हम जो डिसीजन ले सकते हैं कि इन्फ्लेशन तो नहीं आया हुआ है, प्राइसेस ज़्यादा हाई तो नहीं है, बूम की कंडीशन तो नहीं है, तो हम कितना देना पड़ेगा। लिक्विडिटी, हमारी लिक्विडिटी कंडीशन क्या है, लिक्विडिटी हमारी ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं हो रही है, हमारी लिक्विडिटी कंडीशन ज़्यादा लो तो नहीं है। देन रेस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स, रेस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट्स मतलब हम अगर किसी को डिविडेंड पे करते हैं तो उसको कितना पे करना चाहिए, उससे हमारी कंपनी में फंड्स के रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं आ जाएंगे। उसके अलावा ब्लॉक्ड रेमिटेंस, ऐसा कौन सा फंड्स है जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें कौन से फंड्स कहाँ यूटिलाइज करने हैं वो हमें देखना है। देन अदर सोर्सेज ऑफ फंड, हमें देखना है कि हमारे पास अगर हम डिविडेंड जो है वो इशू कर देते हैं तो हमारे पास फंड्स और कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, हम कहाँ से डेब्ट ले सकते हैं और इक्विटीज इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देन ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस, अगर आपका फ्यूचर का ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस है तो आप डिविडेंड कम इशू कर सकते हैं क्योंकि आपको पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना होगा। आप डिविडेंड जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखकर भी कर सकते हैं, अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो आप डिविडेंड कम इशू करेंगे, अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है तो आप डिविडेंड ज़्यादा इशू कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है शेयर होल्डर्स और रिटेन अर्निंग के साथ साथ ये सारे फैक्टर्स जो हैं आप डिटरमाइन कर सकते हैं डिविडेंड डिसीजन लेते वक्त। ओके, then now some 1 mark questions or 1 mark or 3 mark questions we are discussing here. So when is financial leverage considered favorable? Financial leverage कब favorable होता है? So financial leverage is considered favorable when return on investment is higher. Financial leverage तब होगा जब return on investment high हो, तब cost of debt क्या होनी चाहिए, हमारी कम होनी चाहिए। What does financial risk arise? Why does financial risk arise? Financial risk क्यों आती है? Interest on borrowed fund have to be repaid regardless of whether or not your firm has made a profit. अब हमने डेप्ट लिया है तो इंटरेस्ट जो है वो हमें पे करना ही पड़ेगा, उधार हमें चुकाना ही पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है सामने वाले को कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने उस देखी होंगी ना बहुत सारी मूवीज जिसमें सेठ साहूकार होते हैं जो बहुत सारा पैसा उधार देते हैं, फिर उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि सामने वाले का बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, उन्हें हर हाल में अपना क्या चाहिए, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो टाइम पर चाहिए। ठीक है, तो इसलिए रिस्क हो सकती है। मोरएवर borrowed fund have to be repaid after a fixed time and carries a charge on assets. ठीक है, borrowed fund को हमें फिक्स टाइम के बाद पे भी करना होता है, उसके साथ साथ ये हमारे एसेट्स पर भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने टाइम पर पे नहीं किया तो हमारे एसेट्स जो हैं वो इनके पास चले जाएंगे, तो ये रिस्क भी होता है। नेक्स्ट, हाउ डज प्रोडक्शन साइकिल अफेक्ट वर्किंग कैपिटल? अब प्रोडक्शन साइकिल जो है वो वर्किंग कैपिटल को कैसे अफेक्ट करता है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हायर विद लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल। अब अगर प्रोडक्शन साइकिल जो है वो ज़्यादा है तो आपकी वर्किंग कैपिटल भी क्या होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, रॉ मटेरियल आपको ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, आपको डे टू डे एक्सपेंसेस जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी के होंगे, प्रोडक्शन के, वेजेस के, लेबर के होंगे, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ही चाहिए। Then enumerate 2 objectives of financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं। पहला है टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड फंड्स। रिक्वायर्ड फंड्स की अवेलेबिलिटी आपको देखनी है हमेशा, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी, फर्स्ट आंसर में। देन टू सी दैट फंड डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली, और हमें क्या देखना है कि रिसोर्सेज जो है अननेसेसरी तो नहीं आ रहे हैं, कहीं से हम ज़बरदस्ती पैसा तो नहीं ले रहे हैं, हमें ज़रूरत ना हो फिर भी हमने क्या किया हो, डेब्ट लिया हुआ हो। Then what is the primary objective of financial management? Okay, financial management बेसिकली हम किस लिए करते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए करते हैं। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हम वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, इसलिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। हम क्यों पैसे को मैनेज करें कि हमें पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, कहाँ हमारी रिस्क कम हो सकती है, ये सब हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना है, अपने बिजनेस को इंक्रीज करना है, हमारी वेल्थ को हमें मैक्सिमाइज करना है। Now, the board of directors had asked you to design the capital structure of the company. Okay, यहाँ बात हो रही है capital structure की। Explain any 6 factors that you would consider while doing so. अब कौन कौन से 6 factors होंगे? सबसे पहले तो हम कैश फ्लो पोजीशन देखेंगे कि कंपनी में कैश फ्लो कितना है। कैश फ्लो मीन्स कंपनी में कितना पैसा जो है एक्सपेंसेस की तरह जाएगा और कितना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट या रिटर्न की तरह वापस आएगा।
देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें इसमें ये देखना होता है कि कितना इंटरेस्ट हम रिपेमेंट की तरह पे कर रहे हैं और कितना इंटरेस्ट हम डेटर्स की तरह जो है कलेक्ट करने वाले हैं। तो हमें वो रेशियो देखना है कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो है ना। देन डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, हम कितना डेप्ट ले सकते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग हम कितना डेप्ट की तरफ जाते हैं, डेप्ट हम कितने % पर ले सकते हैं वो हमें देखना होता है। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हम इक्विटी लेते हैं या डेटर्स को हम अपना पैसा देते हैं तो हमें कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है वो भी हमें देखना होगा। देन कॉस्ट ऑफ डेट, अगर हम डेट ले रहे हैं तो उसको कॉस्ट क्या आ रही है, हमें रिस्क उसमें क्या है ये भी हमें काउंट करना पड़ेगा। और फिर टैक्स रेट हम देखेंगे कि हमारा टैक्स रेट है वो कितना % है और हमें किस पर लेस टैक्स पे करना पड़ रहा है और उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम कंसिडर करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर करते वक्त। Now, every manager has to take 3 major decisions while performing the finance function. Explain them. अब कौन कौन से फाइनेंस फंक्शन करते वक्त 3 डिसीजन जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है, कौन सा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, देन डिविडेंड डिसीजन, कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितना पैसा डिवाइड करना है। फाइनेंस डिसीजन में हम ये देख सकते हैं वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी होनी चाहिए, कैपिटल बजटिंग हमें कैसे करनी है। तो ये सारे डिसीजंस हम लेते हैं। तो ये 3 ब्रॉड डिसीजंस है जो हर मैनेजर को लेने पड़ते हैं। नाउ व्हाट डू यू कॉल द कैपिटल नीडेड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो कैपिटल लगती है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग सच कैपिटल नीड्स, इन कैपिटल नीड्स को अफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर कौन से हो गए। नेचर ऑफ बिजनेस, हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें डेली वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, हमें लार्ज स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा या हम जो है लेस वर्किंग कैपिटल में काम कर सकते हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है, स्केल ऑफ ऑपरेशन मीन्स लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है हमारा या शॉर्ट स्केल पर हो रहा है, स्मॉल स्केल पर हो रहा है। तो प्रोडक्शन साइकिल जैसा होगा वैसा ही हमारा क्या होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। सीजनल फैक्टर, कौन से सीजन में आपका बिजनेस जो है वो पीक पे होता है, कौन से सीजन में आपका बिजनेस जो है वो लो पर हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को डिसाइड कर सकते हैं। देन प्रोडक्शन साइकिल, हम कितना प्रोडक्शन करते हैं पर डे पर ईयर, उसके अकॉर्डिंग हम जो अपनी वर्किंग कैपिटल डिसाइड करेंगे क्योंकि हमें रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी और लेबर वेजेस सब पे करनी होंगी। देन क्रेडिट अलाउड, हमारी कंपनी के पास कितने फंड्स हैं, कितने सोर्सेज है, उसके बेसिस पर हम ये देखेंगे कि हम कितना क्रेडिट अलाउ कर सकते हैं। Then directors of a company have to decide to expand their business activities by increasing the stock of raw materials and finished goods at estimated cost of rupees 50 lakh. Describe the various ways open to company to raise necessary finance for the purpose. कंपनी ने अपनी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ाने के बारे में सोचा तो उन्होंने क्या सोचा, स्टॉक जो है वो बढ़ाएंगे रॉ मटेरियल्स का, साथ ही साथ वो गुड्स की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उन्होंने 50 लाख रुपीज़ रखी है। अब कंपनी को अगर अपने फाइनेंस जो है वो बढ़ाने हैं तो वो क्या करेगी, तो कंपनी कैन रेज नेसेसरी फाइनेंस फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन थ्रू फॉलोइंग फंक्शन। एक तो कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है, शेयर्स के थ्रू अपना वो फाइनेंस बढ़ा सकती है। देन इशू डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू कर सकती है कंपनी, उसके थ्रू अपने जो फाइनेंसेस है वो इंक्रीज कर सकती है। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है अपने सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद, या कंपनी अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को भी यूज कर सकती है। ऑलराइट, नाउ गाइस मुझे लगता है आप लोगों के लिए सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हेल्पफुल होंगे, लेकिन अगर आप फिर भी डिटेल स्टडी करना चाहते हैं देन प्लीज़ गो सब्सक्राइब अनअकैडमी क्लास 12 CBSE, सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें, जिस पर हम हर चैप्टर की डिटेल स्टडी करेंगे, जहां आपके सारे चैप्टर्स की डाउट्स जो हैं वो हम दूर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट, a capital budgeting decision is capable of changing the financial fortune of a business. Do you agree or why or why not? कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है किसी बिजनेस का फॉर्चून चेंज कर सकता है। यस, बिल्कुल। क्यों, कैसे कर सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो अफेक्ट करती है कैपिटल बजटिंग डिसीजन से। हमें कितना पैसा मशीनरी में इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। देन लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं तो हम यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना पैसा सही जगह लगाना है। रिस्क हमें देखनी होती है कि रिस्क कहाँ पर कम है, जहाँ रिस्क कम है वहाँ पर हमारा ग्रोथ रिटर्न्स हैं या नहीं हैं, अगर नहीं है तो हम वहाँ क्यों इन्वेस्ट करेंगे। देन इरिवर्सिबल डिसीजन,
कैपिटल बजटिंग डिसीजन एक बार होता है, ये फिक्स्ड एसेट्स में हम डिसीजन लेते हैं तो एक बार हो गया तो हो गया, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। Then are the shareholders of company likely to gain with a debt component in the capital employed? Explain with the help of an example. Shareholders कंपनी के जो हैं वो डेप्ट कंपोनेंट जो है वो ले सकते हैं ट्रेडिंग के थ्रू, ठीक है। ट्रेडिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंपनी के ऊपर डेब्ट जो है वो ले सकते हैं। ऑन इक्विटी एज इट इंक्रीजेज द अर्निंग पर शेयर ऑफ द शेयर होल्डर्स, एक्सप्लेन ट्रेड ऑन इक्विटी विद वन एग्जाम्पल, ठीक है। इक्विटी जैसे जैसे बढ़ेगी अर्निंग पर शेयर जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, लाइक कोई कंपनी है, कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए हैं तो शेयर्स को कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो परचेस करके अपने फंड्स जो है वो कंपनी के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं कंपनी के अंदर। तो जैसे जैसे पर शेयर इनकम बढ़ेगी कंपनी के शेयर होल्डर्स की इनकम भी बढ़ती जाएगी। State whether the working capital requirements of the business manufacturing the following items are big or small, ठीक है। हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर बताना है कि जो आइटम्स हैं ये ज़्यादा बड़े हैं या छोटे हैं। कूलर्स, ठीक है, शुगर, ब्रेड, लोकोमोटिव्स, फर्नीचर, मैन्युफैक्चरिंग अगेंस्ट ऑर्डर। सो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर द मेंशन्ड बिजनेस विल बी, ब्रेड रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल विल बी लेस बिकॉज इट हैज क्विक टर्नओवर। बिल्कुल, ब्रेड हम आज बनाएंगे आज ही बिकेगी, ठीक है, तो हमारा टर्नओवर जो है जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकता है। देन शुगर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट इसकी जो है वो ज़्यादा आ सकती है, रॉ मटेरियल बहुत सारा रखना होता है, शुगर केन बहुत सारा स्टॉक चाहिए हमें। देन कूलर्स के लिए भी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये सीजनल प्रोडक्ट है, एक सीजन में ही चलेगा, तो वर्किंग कैपिटल यहाँ हमें ज़्यादा चाहिए। फर्नीचर जो है स्पेसिफिक ऑर्डर पर बनाए जा सकते हैं तो उसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमें लार्ज स्टॉक मेंटेन नहीं करना होता है। देन मोटर कार में वर्किंग कैपिटल जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि लोकोमोटिव्स के लिए भी गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, इन्हें हमें लंबे समय तक बनाने के बाद भी रखना पड़ सकता है, तो वर्किंग कैपिटल हमें ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि तब तक शायद वो प्रोडक्ट सेल ना हो और इस बीच हमें कंटिन्यू प्रोडक्शन करना हो सकता है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन सभी सिचुएशंस में क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, सो नाउ मुझे लगता है सारे क्वेश्चन जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, इसके थ्रू आप जो चैप्टर की ब्रीफ समरी है वो आपको मिल गई होगी। आप चैप्टर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा तो आप अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हम हर चैप्टर की डिटेल स्टडी करेंगे। आपके बैचेस जो है मैं बता चुकी हूँ कि वो अनाउंस हो चुके हैं, तो प्लीज़ डोंट वेट, आप अपनी स्टडीज़ को अनअकैडमी के साथ कंटिन्यू करें ताकि आप हाईएस्ट मार्क्स जो अचीव कर सकें और आप कहीं पर भी पीछे ना रहें। साथ ही साथ हमने जो 11th के आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के जो क्वेस्ट चैनल्स हैं वो भी लॉन्च किए हैं, तो आपके साथ जो और जो स्टूडेंट्स हैं जो 11th क्लास में हैं, किसी भी स्ट्रीम में हैं, वो भी इन सब के थ्रू अपनी नॉलेज को, अपने कॉन्सेप्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी द माइंड मैप। यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर है उसका पूरा माइंड मैप जो है यहाँ दिया है। फाइनेंशियल प्लानिंग की जो है डेफिनेशन है वो यहाँ हमने दी हुई है, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बताई गई है, ठीक, सारे पॉइंट्स में इम्पोर्टेंस के साथ साथ यहाँ पर उसके दो ऑब्जेक्टिव हैं जो बताएं कि फर्म जो है नेसेसरीली वो रिसोर्स जो है वो रेज ना करे, साथ ही साथ हमेशा कंपनी के पास सूटेबल फंड्स अवेलेबल रहें, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है कैपिटल को मैनेज करना, तो सबसे पहले तो हमें वर्किंग कैपिटल को देखना होता है, तो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। और फिक्स कैपिटल जो है हमारी फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करने वाले सारे पॉइंट्स यहाँ मेंशन है। अब अगर आप देखें तो हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या इक्विटी की तरफ जाना है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी ट्रीटेड एज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, जो हमने इंटरेस्ट पे किया है वो टैक्स डिडक्टेबल होना चाहिए। देन रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमारा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, किससे, टैक्स रेट से, मीन्स जितना हम टैक्स पे करें उससे ज़्यादा हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी का कैसा होना चाहिए। और अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं, सो गाइस प्लीज गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी।
Thank you so much. Don't forget to subscribe and hit the bell icon for notification, and please do use code RUCHI for 10% instant discount. Thank you so much.